हेलो विद्यार्थियों, मैं सदानंद पासवान एक बार फिर इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग कक्षा 10 की गणित में बहुपद पढ़ चुके हैं। बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल कर चुके। हमने बहुपद के लगभग सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। केवल लास्ट वाला चैप्टर जो बहुविकल्पीय थे, हमने उसे आपके लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ रखा है। आप उन सवालों को करिएगा और जो भी आपको सवाल बहुपद से संबंधित नहीं आएंगे, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। हम इसी क्रम में जो दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको हम शुरू करने जा रहे हैं, तो हम इन्हीं में अंत में एक एक करके उन सवालों का सॉल्व आपको देते रहेंगे और समझाते रहेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो हमें देखें, ये कक्षा 9 में भी है। दो चर रैखिक और समीकरण, पहले इन तीन चीजों पर हम चर्चा करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले आज दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज पुनः हल करेंगे, लेकिन आज हम केवल समझेंगे कि दो चर में रैखिक समीकरण क्या है। तो यहाँ तीन शब्द आप देखें, दो चर, रैखिक और समीकरण की बात कही जा रही है। तो दो चर रैखिक और समीकरण की बात कह रहे हैं, तो हम आपको बताते चलें कि दो चर में जो रैखिक समीकरण है उसमें सबसे पहली क्या चीज है कि हमारा इसमें दो चर होंगे। दूसरा, रैखिक क्या होता है कि इनको दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हम बहुपद आपको बताए थे, तो आपसे हमने कहा था कि उसमें एक रैखिक बहुपद भी होता है। रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद जिनकी घात एक हो, जिन बहुपदों की घात होती है वो रैखिक भी कहते हैं। और दूसरी तरह से ये आप समझ सकते हैं कि ये जो रैखिक का मतलब होता है, जब इनको हम हल करते थे एक रेखा का निर्माण करते हैं, कभी ऐसे लाइन का निर्माण नहीं करते। यानी किसी भी आप दो चर वाले जो समीकरण होगा उसको हल करेंगे ग्राफिक विधि से, तो निश्चित तौर से वो इस तरह से रेखा का निर्माण करते हैं। चाहे ऐसी रेखा बनाए, चाहे ऐसी रेखा बनाए, चाहे ऐसी रेखा बनाए, एक सीधी रेखा का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम इन्हें रैखिक कहते हैं। समीकरण क्या होता, समीकरण का मतलब हम आपको समझाने से पहले बता दें, समीकरण का मतलब क्या होता है। समीकरण का मतलब हम तराजू से समझें। मान लीजिए एक तराजू अपना इधर है पलड़ा और एक पलड़ा अपना इधर है, और दोनों की डोर यहां बंधी हुई है और यहां पे जो है इसका कांटा लगा हुआ है। यहां पे इसका कांटा लगा हुआ है, यहां पे इसका कांटा लगा हुआ है। अब कुछ बाट आपने यहां तौलने के लिए रखा, तो उतनी भार का इधर कुछ बाट लगाया, तो दोनों जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो ऐसे को हम लोग समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये, कुछ राशि आपने इधर रखा, जैसे x प्लस वाई इधर रखा आपने और इधर रख दिया आपने 10, तो अपना जो दो चर में देखिए, एक चर है एक चर है, दो चर में जो रैखिक समीकरण होता है इस तरह के बाट हम इस्तेमाल करते हैं। बाट का मतलब ये कि इन दोनों चरों के जो मान हैं वो किसके बराबर होना चाहिए, 10 के। यानी हमें x का मान और y का मान वो होगा जो इस 10 के बराबर होगा। जैसे 5-5 भी हो सकता है दोनों का मान, तब भी 10 हो जाएगा। 3-7 होगा तब भी 10 हो जाएगा। और 8-2 भी हो सकता है, 2-8 भी हो सकता है। इस तरह से 3-7 था तो 7-3 भी हो सकता है। यानी ऐसे दो अचरों का मान, जो अचर राशि, अचर क्या, अचर का मान कभी नहीं बदलता। अचर राशि मतलब जो अंक होते हैं उसका मान कभी नहीं बदलता। हम शिशु या कक्षा 1 से ही 1 2 3 4 5 6 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौकाट पढ़ते आते हैं। क्या आज हम जब कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो क्या 1 को कुछ और कहते हैं, 2 को कुछ और कहते हैं, 3 को कुछ और कहते हैं, 10 को कुछ और कहते हैं? जी नहीं। यानी अचर मतलब ऐसी राशियां जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनका नाम नहीं बदलता, लेकिन अचर ये राशियां होती हैं। लेकिन चर राशि है क्या, जिसके मान बदलते रहे। अब यहां देखो, यहां दोनों के मान मैंने 5-5 रखा तो 10 हो सकता है, 3-7 रखा तो 10 हो सकता है, 8-2 रखेंगे तो भी 10 हो सकता है, 2-8 रखेंगे तो भी 2, 7-3 रखेंगे तो भी 10 हो सकता है, 9-1 रखेंगे तब भी 10 हो सकता है, 1-9 रखेंगे तब भी 10 हो सकता है। तो इस चर का मतलब होता है कि चर ऐसी राशियां होती हैं जो अक्षर से होती हैं और जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं, समय आने पर उनके मान परिवर्तित होते रहते हैं। तो अब मैं आपको कुछ इस समीकरण का निर्माण कैसे होता है, ये समीकरण का निर्माण हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए
हम बताएं समीकरण की चर्चा कर रहे थे, समीकरण की दोनों बार बराबर हो, दोनों तरफ की चीज मान क्या हो, बराबर हो, तो ऐसी संतुलित चीज को हम लोग समीकरण कह सकते हैं। दो चर का मतलब जिसमें कम से कम दो चर होने चाहिए, जैसे एक्स वाई हो, ए बी हो, सी डी हो, कुछ भी दो चर होने चाहिए। और बराबर बीच में जो अपना गणित में व्यक्त करते हैं, तो बीच में जो पलड़ा होगा वो बराबर, जैसे जो हम तराजू है तो अपना तराजू यहाँ ये इक्वल का चिन्ह, बराबर का चिन्ह होगा, ये दिखाएगा कि दोनों तरफ के मान आपस में क्या है, बराबर हैं। उसी तरह से जैसे मैंने x प्लस वाई बराबर 10 लिखा था, तो यदि मैं यहाँ 3 और 7 लिखूं तो बराबर होगा, 7 धन 3 लिखूं तो बराबर होगा, 9 धन 1 लिखूं तो बराबर होगा, 1 धन 9 लिखूं तो बराबर होगा। तो ये मान क्या, ये बके क्या, ये अपना पड़ रहा है, ये कांटा है, वो कांटा जो उसमें लगा हुआ था, ये बता रहा है कि इसके मान क्या है, बराबर है, इसके मान क्या है, बराबर है। तो इस तरह से बराबर जो अपना पलड़ा हुआ, इस तरह के लिखे हुए कुछ भी ऐसे लिखा हुआ बराबर करके दो साइडों के बीच में बराबर हो और दोनों साइडों में ऐसे कुछ अंक लिखे हो चर या अचर के रूप में, तो हम उन्हें समीकरण कहते हैं। लेकिन एक चीज देखिएगा, बहुपद में आपका पी एक्स बराबर ऐसे लिखा होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसे कुछ करके लिख दिया जाता था, तो ये समीकरण नहीं होगा पी एक्स बराबर। क्यों? क्योंकि ये व्यक्त करने का तरीका है, ये बराबर नहीं दिखाया गया, ये व्यक्त करने का तरीका, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई, ये बराबर करने के तरीके दिखाए गए हैं, तो ये समीकरण नहीं होगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये समीकरण होते हैं। अब सोचते हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है, चलिए निर्माण की बात करते हैं। अगर मैं कहूं कि राम और मोहन दो मित्र हैं, राम और मोहन दो मित्र हैं, राम के पास जो पैसा है मोहन से 2 गुने से 10 रुपया अधिक है। राम के पास जितना पैसा है उतना मोहन के पैसे से 2 गुने से 10 रुपया अधिक है। इसका मतलब राम के पास जो धन है इससे 2 गुना और प्लस 10 रुपया अधिक है। तो कहने का मतलब हम बराबर का या समता का चिन्ह तब लगा सकते हैं जब यहां इसका क्या करें, 2 गुना कर दें और प्लस 10 लिखें, तो राम के धन के बराबर मोहन का धन होगा। कहने का मतलब मैंने कहा कि राम के पास जो धन है मोहन के धन से 2 गुने से 10 रुपये अधिक है। तो देखिए यहां पर हम जब तराजू बराबर कब होगा, जब इसके 2 गुने से 10 रुपये अधिक करेंगे इसमें, तब मोहन का धन राम के धन के बराबर होगा, तब ये इक्वल का चिन्ह आएगा, यानी तराजू आएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं कह दूं कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक टेस्ट हुआ जिसमें, चलिए अब ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक टेस्ट हुआ जिनमें यक्ष को y से जो है 10 अंक अधिक मिले, जो x को y से 10 अंक अधिक मिले। किसको 10 अंक अधिक मिला? यक्ष को। तो यदि हम समता का चिन्ह, बराबर का चिन्ह यहां लगाएंगे तो यहां 10 जोड़ना पड़ेगा। अब यहां देखिए राम हमने ये लिखा है, इसको हम इस तरफ से लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, मान लो राम को के पास 100 रुपया था, मोहन के पास y रुपया था, तो 2 गुना धन 10 ऐसे हो जाएगा। ये अपना समीकरण व्यक्त करने का तरीका हुआ और समीकरण को लिखने या बनाने का तरीका होता है। हम इन चैप्टर्स में जो ग्राफी विधि से इसको लगाना सीखेंगे, ग्राफ पर इसका निर्माण करना सीखेंगे, उससे उसका हल निकालना सीखेंगे। फिर हमारे जो है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, इन विधियों से मिल करके हम लगाना इनको सीखेंगे। तो आइए कुछ और इस पे चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा के रूप में हम आपसे और बताएं कि इसका जो मेन समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। इस रूप में इसका मेन समीकरण होता है, 2 चर में रैखिक समीकरण का। देखिए यहां 2 चर हो गए और रैखिक का मतलब, इसका हल करने का मतलब कि ये एक रेखा का निर्माण करेगी, सीधी रेखा का निर्माण करेगी, इसलिए हम इसे रैखिक भी कहते हैं। और दूसरे परिपक्ष में देखें तो इनकी घात 1 है तो भी ये रैखिक हो। आइए यदि मैं कहूं कि x बराबर x माइनस वाई बराबर 5 या 2x माइनस 3y बराबर 5, तो हमें इस रूप में इसको पहले करें तो 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल 0। तो अब इससे अगर कंपैरिजन करें तो ये देखेंगे यहां
ए, ये बी और ये वाला सी। इसका मतलब ए बराबर यहाँ 2 है, बी बराबर यहाँ -3 है और सी बराबर -5 है। तो ये अपना जो है बेस है किसका, रैखिक समीकरण का। और इसी आधार पर x का गुणांक a है तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो a बराबर 2, y का गुणांक b है तो यहाँ y का गुणांक -3 है तो b बराबर -3, और यहाँ धन c अचर पद है तो यहाँ c अचर पद -5। तो इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं इसको, इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं रैखिक समीकरण को। तो एक चीज तो आप जान गए होंगे कि निश्चित तौर से जो रैखिक समीकरण है, इस रैखिक समीकरण का मेन समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के रूप का होता है। दो चर मतलब जिसमें दो चर उपस्थित हो, रैखिक मतलब जो एक रेखा का निर्माण करता हो, समीकरण का मतलब जिसके दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह हो, समता का चिन्ह हो और दोनों बैलेंस बराबर होने चाहिए। अब मैं कहूं कि a यहां पर कहूं 10x धन 5y धन 20 इक्वल 0, तो अब यहां पर समता करें तो a मतलब 10, b मतलब 5, c मतलब 20, मतलब a बराबर 10, b बराबर 5 और c बराबर 20। तो ये अपना है रैखिक समीकरण का कुछ परिचय, कुछ इंट्रोडक्शन। कक्षा 9 में आप रैखिक समीकरण को निश्चित तौर से पढ़े होंगे, समझे होंगे। तो ये रैखिक समीकरण के कुछ इंट्रोडक्शन था। हम रैखिक समीकरण को वर्ड्स के आधार पर भी लगाते हैं, इसमें कुछ कहावतें दी गई होती हैं, कुछ बातें बताई गई होती हैं, उन आधार पर हम समीकरण बनाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इसी तरह से यदि मैं कहूं कि देखिए एक व्यक्ति एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। ए के पास या बी के पास, चलिए उल्टा करते हैं, बी के पास ए से 10 रुपये अधिक है, यानी बी के पास ए से कितना रुपये अधिक है, 10 रुपये अधिक है। तो किसके पास अधिक है 10 रुपये, बी के लिए। तो यहां जैसे ही हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो हमें इधर 10 का बाट रखना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आइए कुछ और चीजों का भी हम लगे हाथ चर्चा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों जो है हम चर्चा कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की, कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित, और अपनी बुक्स है डॉक्टर मनोहरी की बुक्स। आज का जो वीडियो है केवल इंट्रोडक्शन, दो चर पर रैखिक समीकरण का केवल इंट्रोडक्शन हो रहा है, परिचय, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो से हम प्रश्नावली से हल करेंगे, प्रश्नावली वाइज सारे चैप्टर्स को हल करेंगे, समझेंगे। तो आज की जो वीडियो है केवल जो है इंट्रोडक्शन है दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब दो चर जिसमें दो चर शामिल हो। रैखिक मतलब जो एक रेखा का निर्माण करती हो, यानी घात जिसकी एक हो, और समीकरण का मतलब होता है दोनों की समता हो, बराबर हो, दोनों तरफ रखे हुए मान बराबर हो। तो विद्यार्थियों आइए कुछ और चीजों की चर्चा करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो इसका बेसिक समीकरण है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो यदि मैं a1 कर दूं, यहाँ b1 कर दूं, यहाँ c1 कर दूं, और इसी तरह से a2x b2y प्लस c2 इक्वल 0, दो समीकरण ऐसे लिखूं, समीकरण 1 और समीकरण 2, इस तरह से इसके बेस को। तो इस पे आधारित कुछ चीजें हैं जो कक्षा 10 में आपको सीखनी है। जैसे कक्षा 9 की कुछ चीजें थी, मैंने दो चर में रैखिक समीकरण का कुछ परिचय हमने सीखा, क्या होता है, बनते कैसे हैं, इनके कुछ निर्माण की विधियां हम लोगों ने सीखा। तो आज हम देखेंगे, मतलब इसमें समझेंगे कि इसकी क्या स्थिति है। ये दो आपके समीकरण है, बेसिक समीकरण मैंने दे रखा है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेस होता है, उसको मैं लिख रखा हूं। यदि इस प्रकार के समीकरण दिए हुए दो कोई भी, यदि वहां पर पहला रूल ये होता है कि यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 का, यदि a1 बटे a2 का मान नॉट इक्वल b1 बटे b2 के, तो ऐसे समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। मतलब एक मान x का और एक मान y का जरूर मिलेगा, अद्वितीय हल होता है। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण में लेता हूं 3x प्लस 2i प्लस 6 और इक्वल 0।
5x प्लस 7y प्लस 10 इक्वल 0। अब यहां जरा देखिए, जहां पर ये मान के चलिए यहां से पहले वाले से तुलना करें पहले समीकरण का, तो a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा, और दूसरे वाले से दूसरे की तुलना करें a1 ये b1 हो गया, a2 हो गया आपका 5 और b2 हो गया आपका 7। तो अब इस समीकरण को बिना हल किए हम बता सकते हैं कि इसके कितने हल होंगे। तो अब यहां देखिए, यहां पर आप देखिए, इस पे रखिए, ये आपका हुआ 3, ये हुआ आपका 5, नॉट इक्वल है 2/7। क्या दोनों बराबर हैं? जी नहीं, दोनों बराबर नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल निश्चित रूप से इसका मिलेगा, यानी एक x का मान और एक y का मान मिलेगा, ऐसे समीकरण होगा। आइए दूसरा रूल समझते हैं। इसको मैं एक बार पुनः बता देता हूं कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ऐसे समीकरणों का एक अद्वितीय हल होता है, मतलब एक x का मान और एक y का मान निश्चित तौर से मिलेगा। बात समझ में आ गई? यहां मैंने एक समीकरण लिखा, यहां पर a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो 3/5 नहीं बराबर है 2/7 के, तो इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, मतलब एक x का और एक y का मान निश्चित तौर से मिलेगा। आइए दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरे नियम की बात क्या है? ये पहला नियम होगा कि इस तरह से अगर है कोई समीकरण तो उसका एक अद्वितीय हल होगा, एक x और एक y का मान निश्चित तौर से मिलेगा। चलिए दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है कि यदि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के इक्वल है c1/c2 के, तो इस प्रकार से यदि तीनों इक्वल हैं तो निश्चित तौर से इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी x का एक से अधिक मान एक आएगा, y का भी एक से अधिक मूल्य मिलेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यदि तीनों बराबर हैं तो अपरिमित रूप से इनके बहुत सारे हल होंगे। अपरिमित रूप से क्या होंगे? बहुत सारे हल प्राप्त होंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको लिख के दिखाऊं इस पे। तो यहां जरा देखिए, 3x प्लस 2y प्लस 5, 6x 4y प्लस 10, ये समीकरण 1 बराबर 0 बराबर 0, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब जरा देखिए, यहां देखें तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो लिखेंगे 3/6 बराबर 2/4 बराबर 5/10। क्यों? क्योंकि 3 × 9 3 3 दूनी 6, 2 × 9 2 2 दूनी 4, 5 × 9 5 दूनी 10, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो तीनों इक्वल हैं। तो इस प्रकार का यदि आपको समीकरण प्राप्त होगा तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेक हल होंगे। और इस तरह से हम इन दोनों समीकरणों को संगत समीकरण कहते हैं। जो पहला रूल आपने देखा और ये दूसरा रूल, इस तरह का अगर कोई समीकरण है तो इसे हम लोग संगत समीकरण कहते हैं। तो संगत समीकरण कहते हैं, आप ये समझ गए होंगे। और जब ग्राफी निरूपण करेंगे तो इस तरह के ग्राफी निरूपण में एक ही रेखा पर दोनों समीकरण उपस्थित होंगे, संपाती होंगे। इन दोनों रेखाएं क्या होंगी? संपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। इन दोनों समीकरण की जो रेखाएं होंगी, जो x और y के मान मिलेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर ही स्थित होंगे। इस तरह से इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और ये रेखाएं संपाती होती हैं। और पहला नियम और दूसरे नियम को मिलाकर के हम कहें तो दोनों समीकरण एक दूसरे के संगत होंगे। आइए तीसरा नियम क्या है उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो तीसरा नियम ये है कि यदि ये दोनों समीकरण आपको जो दिख रहे हैं, इसमें से a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और नॉट इक्वल हो c1/c2 के, यानी a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल ना हो, निश्चित तौर से ऐसी अगर संरचना हमें कहीं प्राप्त होती है तो इसका जो है कोई भी हल नहीं प्राप्त होता।
दोनों रेखाएं, जब भी इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो दोनों रेखाएं अलग अलग खींची जाएंगी, सीधी रेखा में आएंगी, यानी इनका कोई हल नहीं होगा। ऐसे समीकरण को असंगत समीकरण कहते हैं। तो इस रूप में अगर कहीं आपको दिखे तो हम असंगत समीकरण के रूप में कहेंगे। आइए इस नियम को एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। पहला था कि यदि a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 नॉट इक्वल है a1 बटे a2 b1 बटे b2 के, तो हम कहेंगे कि इसका एक अद्वितीय हल होगा और एक संगत समीकरण होगा। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। दूसरा, यदि a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 के इक्वल है c1 बटे c2 के, तो इस प्रकार का जो समीकरण मिलेगा तो इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दोनों रेखाएं समपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। और तीसरा, इसके ढेर सारे अनेक यानी अनंत रूप से हल प्राप्त होंगे। तीसरा हम क्या सीखे कि यदि a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 के नॉट इक्वल c1 बटे c2 के, तो निश्चित रूप से ऐसा अगर कोई समीकरण प्राप्त होगा तो ऐसे समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। ऐसा समीकरण असंगत होगा, यानी दोनों रेखाएं अलग अलग खींची जाएंगी। यानी ग्राफ अगर बनाते हैं, ग्राफ निरूपण हम सीखेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे तो दोनों रेखाएं अलग अलग खींची जाएंगी। तो ये अपना एक दो चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित डॉक्टर मनोहर की बुक्स से हम आपको प्रश्नावलियों को हल कराएंगे। केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दे रहे हैं कि आपको कुछ चीजें इसमें जो है समझ में आ जाए। आइए इसके कुछ और चीजों पर हम चर्चा कर लेते हैं। आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आइए कुछ और चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। मैं एक समीकरण लेता हूं। समीकरण है आपका जो है x माइनस 7y धन 42, x माइनस 7y धन 42 इक्वल 0। और दूसरा समीकरण है x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। तो सबसे पहले आप हमें जो मैंने 3 फार्मूले बताए, उन 3 फार्मूलों के आधार पर आप सबसे पहले इसे चेक करके बताओ कि क्या इसका एक अद्वितीय, मतलब क्या इसके 2 हल होंगे। अगर 2 हल होंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेदित करेंगी। क्या इसके अनेक हल होंगे, अर्थात दोनों रेखाएं समपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। या तीसरा कि क्या इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी ये समीकरण असंगत होंगे। तो जरा चेक करके आप बताएं। तो चलिए, यहां कुछ नहीं लिखा है, यहां कुछ नहीं लिखा, तो एक एक है, जिसका मतलब a1 बराबर 1, a2 बराबर भी 1। यहां देखिए b1 बराबर -7, b2 बराबर -3, यहां c1 बराबर 42 और c2 बराबर -6। तो पहला रूल देखते हैं a1 बटे a2 और b1 बटे b2। तो अब जरा बताइए 1 बटे 1 -7 बटे -3, तो 1 बटे 1 बराबर 7 बटे 3। क्या ये बराबर है? जी नहीं। यानी आप देखेंगे कि आप कह सकते हैं कि 1 बटे 1 और -7 बटे -3 नॉट इक्वल है। मतलब ये हुआ कि ये 1 बटे 1 नॉट इक्वल है 7 बटे 3 के, यानी a1 नॉट इक्वल है a1 बटे a2 नॉट इक्वल है b1 बटे b2 के। इसका मतलब एक अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल निश्चित तौर से होगा, यानी एक x का मान और एक y का मान मिलेगा। अब बात यह रह जाती है कि इन समीकरणों को हल कैसे करते हैं। तो पिछली कक्षाओं में आप इन समीकरणों को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्र गुणनखंड विधि, इन विधियों की चर्चा जरूर कर चुके होंगे और निश्चित तौर से आप इनके विषय में जान चुके होंगे। तो मैं इन विधियों को की चर्चा आपसे करूंगा और इन्हें कैसे हल करते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो अगली जो अपनी परिचर्चा होगी, तो जो अपनी अगली परिचर्चा होगी इस पे, तो इस पे अगली परिचर्चा होगी
कि हम इनको कितनी विधियों से हल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इन्हें जो है ग्राफ निरूपण सीखेंगे। ग्राफ निरूपण के बाद हम देखेंगे कि इन्हें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और साथ में वज्र गुणनखंड विधियों से कैसे हल कर सकते हैं। तो ये सारी परिचर्चाएं अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। इस वीडियो में केवल ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिचय था और आपको एक इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि इन समीकरणों का किनका हल होगा, किनका द्वितीय हल होगा, किनका अनेक हल होगा, और ऐसे कोई समीकरण जिसका कोई भी हल नहीं हमारे पास में मिलेगा तो इसकी पहचान हम बिना हल किए कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने चर्चा की। निश्चित तौर से मैं अगले जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें निश्चित तौर से आपको इन सब पर आधारित चीजें हम आपको बताएंगे और प्रश्नावली 3A जो दो चर वाले रैखिक समीकरण उसको हल करेंगे। और आप पहले इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइंड कर करके निश्चित तौर से देखें और पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण के विषय में कुछ सीखें, फिर आपको आगे के सवाल आसानी से समझ में आएंगे। कक्षा 9 में जो दो चर वाला रैखिक समीकरण उसका बेस कक्षा 9 में है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको इसके क्लियर कर दूं कि कुछ न कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपको पिछली कक्षाओं में अगर आपको भूल गई होंगी तो याद आ जाए। उन सब चीजों को लेकर दो चर वाले रैखिक समीकरण में चला। तो निश्चित तौर से अगली वीडियो और बड़ी मजेदार होने वाली है और आप इसी तरह से लगे रहें और अपने घर पे सुरक्षित रहते हुए अपने अध्ययन कार्य को जारी रखें। यही हमारी अभिलाषा भी है और यही मेरी कामना भी है कि आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे। और बिल्कुल आप आराम न करें क्योंकि ये पढ़ाई का समय है और आपकी जानते हैं कि आपकी स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, सब कुछ बंद चल रहा है। तो निश्चित तौर से आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप इसमें निश्चित तौर से सफलता पाएंगे, पढ़ेंगे और हमें सुझाव भी दें कि क्या आपको दिक्कत हो रही है, तो उन चीज़ों को मैं सुधार करने की भी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं।